क्योंकि आप नवाबों के बारे में काफी गहन अध्ययन शोध जिसे कहें और उतना रच बस गए हैं उनमें कि हम सब तो दरअसल रवि जी एक ही दो नवाबों के बारे में जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं लखनऊ से ही हूँ, तो ऐसा क्यों है कि एक दो का नाम इतना चमका और बाकी कहीं पीछे रह गए? ये क्यों हुआ? दरअसल मेरा हमेशा से मन था कि मैं आपसे या किसी और हिस्टोरियन से ये जानूं कि क्यों एक दो का ही नाम जहन में आता है जब हम नवाबों की चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लखनऊ की तहजीब और लखनऊ के नवाबों में भी आपकी रुचि किस स्तर की है। और जब आप ये बात करते हैं कि केवल कुछ का नाम है, तो मैं बता दूं कि कुछ से ज़्यादा आप ऑलरेडी जानते हैं, पर आपको ये नहीं मालूम था कि आप जानते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आपको खुद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी, अरे मेरे को तो मालूम था, पर ये नहीं मालूम था कि मुझको मालूम है। आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। आजकल दिल्ली के अंदर एक बहुत वहाँ का पॉश एरिया है जिसको कि दिल्ली का रहने वाला हर शख्स जानता है। उसका नाम है सफदरजंग। आपने सुना है? सफदरजंग के नजदीक घर है मेरा। सफदरजंग एनक्लेव, सफदरजंग का सफदरजंग टूम भी देखा है मैंने। सफदरजंग का लखनऊ कनेक्शन आपको मालूम है? नहीं। वही देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको मालूम। सफदरजंग जो था अवध डायनेस्टी का सेकंड नवाब था। सेकंड, दूसरे नंबर का शासक। पहला था बुरहानुल मुल्क सादत अली खां और सेकंड था सफदरजंग। तो सफदरजंग जो था वो यहाँ का नवाब होने के साथ साथ जितने भी नवाब होते थे वो लखनऊ के नवाब होने के साथ साथ, चूंकि मुगल के जो बादशाह थे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो एक अक्सर उनकी दरबार के अंदर भी उनकी एक पोस्ट होती थी। उसकी पोस्ट थी चीफ ऑफ द आर्टिलरी, जिसको कहते थे मीर आतिश। वो मीर आतिश सफदरजंग था। और सफदरजंग का टॉम वहाँ इसलिए बना है क्योंकि 1748 जब अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय हमारे सफदरजंग ने मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह थे उनकी तरफ से जाके राजा जयपुर के साथ और मुगल आर्मी के साथ लड़ने के लिए गए थे, जिसमें राजा जयपुर भाग गए थे लड़ाई के मैदान से। और ये जो मुगल आर्मी थी, इसका जो चीफ था उसका नाम था कमरुद्दीन। उसको एक गोला लग गया तो लड़ाई शुरू में मर गया था वो, तो उससे भगदड़ मंग गई थी मुगल आर्मी में। तो केवल अवध की आर्मी लेड बाय सफदरजंग, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। इसीलिए जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई तो उसके बाद में उनको मुगल एम्पायर का बादशाह का वजीर बना दिया गया था। तो चूंकि अवध का सेकेंड नवाब सफदरजंग, चूंकि यहाँ के नवाब होने के साथ साथ पूरे मुगल एम्पायर का वजीर भी था, इसीलिए उसके मरने के बाद वो टूम बना और सफदरजंग एरिया हो गया। तो एक देखिए, एक आपको नाम मालूम ही है। दूसरा नाम आपको भी मालूम है जो आपको पता नहीं होगा कि आपको मालूम है, हजरतगंज। आपने देखा है? हजरतगंज सबने देखा है यहाँ पर। हजरतगंज जो है वो अवध के जो 10वें नवाब थे, यानी कि नवाब वहीद अली शाह के जो वालिद थे, वो बहुत ही रिलीजियस किस्म के हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम था अमजद अली शाह। पर ज्यादातर उनको लोग कहा करते थे हजरत अमजद या हजरत कहते थे। तो जब उनकी डेथ होती है तो डेथ के बाद में, दैट वाज इन 1847, वो जो मार्केट हजरतगंज है ना, उनके टाइम पे बहुत फ्लोरिश किया था। उनके टाइम पे फ्लोरिश किया था। हजरतगंज की न्यू डाली थी अवध के छठे नवाब ने, छठे हुए नहीं, 6 नवाब उन्होंने डाली थी। नहीं, उनका नाम था सादत अली खां। पहले का नाम था सादत खां और इनका बीच में अली आ गया, सादत अली खां था। सादत, ये जो रवि जी ना सिमिलर साउंडिंग नेम्स होते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ, मेरे को भी बहुत नवाबों में क्या किल्लत थी क्या नामों की? ऐसे ये बात आपने बहुत लोगों ने मुझसे पूछी, अली लगा दिया नहीं, उसमें खास बात ही मेरे जैसे आदमियों को अहमियत मिल जाती है। आप लोग याद नहीं कर पाते, हम याद कर लेते हैं। तो अमजद अली शाह जो थे, वो इसकी जो न्यू डाली थी हजरतगंज की, वो 1810 में डाली थी सादत अली खान ने, अवध के 6th नवाब ने। पर ये मार्केट फ्लोरिश किया है, वो किया है 10वें नवाब के टाइम पे। उनका नाम था हजरत अमजद अली, इसीलिए वहां पर उनको दफन किया गया और इसीलिए हजरतगंज को हजरतगंज कहा जाता है। चलिए, आज हजरतगंज तो आपने 2 नाम तो आपको और पता लग गया। अभी और बता सकता हूँ, पर और क्वेश्चन है, मैं बता, आपको सारे नाम मालूम है जितने नवाब हुए थे, पर आपको ये नहीं मालूम कि आपको मालूम चल जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि नवाबों के शासन के दौरान कला, संगीत और जो यहाँ का कल्चर था, उसने किस तरीके से प्रोग्रेस की? मतलब प्रोग्रेस से मेरा मतलब ये है कि उनके बाप दादा जो विरासत छोड़ गए
उसको उन्होंने डिटोरिएट किया या उसको किसी तरह से आगे बढ़ाया? मेरा एक क्वेश्चन है, जितने लोग बैठे उनसे एक है प्रश्न, एक है कि अगर आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है उतनी तनख्वाह पूरी मिलती रहे और आपका 60% काम कम कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप सब लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर वक्त अपना बिताएंगे, कोई पैसा भी आपके पास होगा, वक्त भी होगा। ठीक यही बात अवध के नवाबों के साथ हुई। 1764 बैटल ऑफ बक्सर जो थी, विच वॉज फॉट बिटवीन लखनऊ के नवाब, बंगाल के नवाब और आपके मुगल बादशाह, इनकी कंबाइंड फोर्सेस ने लड़ाई लड़ी थी 1764 के अंदर। और लखनऊ के जो नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला। वो 1761 के अंदर जब मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली वॉर हुई थी तो उन्होंने अब्दाली का साथ दिया था। सफदर जब उनके फादर ने दिया था, अब्दाली को हराया था, बेटे ने साथ दिया था। तो उस लड़ाई में अब्दाली जीत गया था, चूंकि पानीपत के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर। तो लखनऊ के नवाब का भी था कि मैं तो किसी का हरा दूंगा। तब उन्होंने अंग्रेजों से पंगा ले लिया। जब अंग्रेजों से पंगा लिया 1764 के अंदर, तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर आपको सबको मालूम है अंग्रेज जीत गए थे और ये तीनों की फौज हार गई थी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ लखनऊ और बादशाह, मुगल बादशाह। उसके बाद में क्या होता है कि उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म एंड कंडीशन के अंदर राज वापस किया जाता है शुजाउद्दौला को, लखनऊ के नवाब को। उसमें से एक कंडीशन ये थी कि अंग्रेजों की फौज यहाँ रहेगी पर उसका खर्चा देंगे आपको नवाब साहब, और बहाना क्या था कि आपकी जो बाउंड्रीज उसकी रक्षा हम करेंगे। मिडविल पीरियड के अंदर जितने भी राजा होते थे उनका पहला काम होता था कि अपनी बाउंड्रियों की रक्षा करना। तो 60% तो आपका काम खत्म हो गया और पैसे आपके पास उतने ही आ रहे हैं। जब पूरा टाइम है, पूरे पैसे हैं, तो फिर आर्ट एंड कल्चर तो फ्लोरिश होना ही था। इसके बाद में चूंकि आपको सबको मालूम है 1787 में औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल फॉर्च्यून गिरने लगा था और जो अवध जो था इसका फॉर्च्यून उठने लगा था। बिकॉज लखनऊ जो था अपने वक्त में, एक थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, यहां से लेके जाइएगा जाते वक्त, कि लखनऊ ड्यूरिंग नौबी पीरियड वॉज नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट, इट वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। Nobody knows. Yes, it was richer than the presidency town of Bombay, presidency town of Calcutta, presidency town of Madras. इतना रिच यहाँ हुआ करता था। तो पैसा इनके पास भरपूर था, इनके पास टाइम बहुत था। और वहां पर जो थे मुगल बादशाह जो थे, वहां पर तो इतने पैसे कम हो गए थे, शायद इंडियन हिस्ट्री के लोगों को पता हो है कि नहीं, कि बेगम लोग एक बार स्ट्राइक पे बैठ गई थी, उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा था। बेगम्स, इतना मुगल फॉर्च्यून गिर गया था। तो इन्होंने, जैसे कि आपके घर का नौकर कोशिश करता है कि आपके लाइफस्टाइल को कॉपी करना, तो वैसे नवाब लोग चूंकि वो नियुक्त किए जाते थे दिल्ली के बादशाह से, तो इन्होंने भी कॉपी करना शुरू करा उनके टेस्ट को। तो इन्होंने वहाँ के पोएट्स को इनवाइट करना शुरू करा, वहाँ के नॉच गर्ल्स को इनवाइट करा, वहाँ के देरेदार तवायफ कहलाती थी उनको इनवाइट करा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो आया आपको पोएट आया, उसका नाम था अर्जू था, उसका मीर तकी मीर आया। मीर तकी मीर का एक शेर सुनिए जो सेकुलर शेर है, उसके ही फरोगे हुस्न से। अक्सर होता है लखनऊ की जो तहजीब है, हमेशा याद रखिएगा, लखनऊ जो जाना जाता है अपने सेकुलर कल्चर की वजह से जाना जाता है। दुनिया में कहीं सेकुलर कल्चर नहीं मिलेगा जो लखनऊ मिलेगा। और इस बात को सुन के आपको का अगर आपको प्रमाण चाहिए, मेरी बात मत मानिए, जब मैं कहूँ सेकुलर है, प्रमाण चाहिए, यंगस्टर को तो प्रमाण चाहिए ना, यू नीड अ प्रूफ। ड्यूरिंग at the time of partition, way back in 1947, when entire Indian subcontinent was burning in communal clashes, my dear friend, Lucknow was the only place with major, population of Muslim. Not a single clash has taken place. Not a single, एक लड़ाई छोटी सी भी यहाँ पर नहीं हुई थी। ये कितनी बड़ी बात है, जबकि नौवीं पीरियड खत्म हुए 90 साल से ज्यादा हो चुका था। That means that culture is still lingering here. I was talking to the Neha when we were in the wings. I told her, she said, that the culture is diluted everywhere in Lucknow also. I said, still something is lingering here, the Nabi culture. So I have answered your question. The culture यहाँ जो start हो गया, पैसा था, टाइम था, कल्चर स्टार्ट हुआ। और एक को मजा आएगा जान के कि यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ पोएट्री हुआ करते थे इंडिया के अंदर। एक था दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू पोएट्री, द अदर वाज लखनऊ स्कूल ऑफ पोएट्री, और दोनों में बहुत राइवलरी होती थी। अब देखिए, मीर तकी मीर दिल्ली से आए थे, बट लखनऊ स्कूल के फाउंडर माने जाते थे। पर को फाउंडर बेसिकली 2 थे, एक था आपका ख्वाजा हैदर आतिश और दूसरे आपके थे यहाँ पर आपके नासिक, शेख इमाम बख्श नासिक। दे वर द को फाउंडर ऑफ उर्दू पोएट्री, उर्दू स्कूल ऑफ उर्दू पोएट्री।
अब यहाँ पर उनका शेर सुनिए मीर तकी मीर का, अगर पसंद आए कैसे यहाँ का सेकुलर कल्चर बना। उनका एक शेर है कि उसके ही फरोगे हुस्न से, खुदा उसके ही फरोगे हुस्न से झमके है चिराग, उसके ही फरोगे हुस्न से झमके चिराग, शमे हरम हो या दिया सोमनाथ का। ये शेर है मीर तकी मीर का। और इसी के ऊपर आप सुनिए वाइद अली शाह, उनकी अप्रोच देखिए। यहां पर मैं बता दूं, जब मैंने कहा उसके ही फरोगे झमके, तो झमके वर्ड दिल्ली में यूज होता था, झमके वर्ड होता लखनऊ में, चमके होता था दिल्ली में। यहाँ की उर्दू में कहा जाए, लखनऊ की उर्दू में मलाई नहीं कहते थे, या भलाई कहते थे, दिल्ली में कहते थे मलाई, लखनऊ वाले कहते थे दिल्ली वालों को उर्दू नहीं आती। तो यहाँ पर नौ वाइद अली शाह का देखिए इसी ढंग का शेर एक है कि नकूसे ब्राह्मण, नकूसे कहते हैं शंख की आवाज को, नकूसे ब्राह्मण, ब्राह्मण नकूसे ब्राह्मण ने सदा दी अजान की, हमने मस्जिद से सजदा किया सोमनाथ का। ये सेकुलर कल्चर ऐसे किया। नवल कांत जी, आपने जो लेखनी है, जो आपकी किताब है, टिकैत राय जैसे गुमनाम नायक को ही आपने क्यों चुना? इसके पीछे की वजह क्या है और उसके पीछे कितना गहन अध्ययन और शोध गया? क्या लगा इस सोच के पीछे? लेकिन आपने जहां से बात शुरू की थी, आपने कहा था कि कुछ ही लोग हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं। रवि भट्ट जैसे लोग काम करते हैं कि सबको पहचाना जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लखनऊ के इतिहास को हम लोग ने एक इंटरटेनमेंट के तौर पे बांट रखा था। तो उसमें जो इंटरटेनमेंट निकलता रहा, तो उसमें आसिफुद्दौला और फिर वाजिद अली शाह, दो की ही ज्यादा चर्चा होती है। और तीसरी जो थी वो नहीं, उन्होंने दो एग्जाम्पल भी दे दिए, सफदरजंग, लेकिन जानते नहीं थे ना सब लोग। हम कैसे उसको रिलेट कर पाए? ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो आम लोग, जो और इतिहासकार थे, उन्होंने इस बात को आगे तक नहीं पहुंचाया। अब आप देखिए ना कि तीसरा कैरेक्टर जो है वो उमराव जान है। उमराव जान को सब लोग जानते हैं, और टिकैत राय पूछे तो बहुत कम लोग जाते हैं, जैसे मीर तक ज्यादातर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो मुगल ही थे और उसमें से कोई हिंदू नहीं था। टिकैत राय मेरे हिसाब से आपने इसलिए भी चुना होगा क्योंकि एक तो गुमनाम शख्सियत है। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। टिकैत राय मैंने ऐसे सुना कि एक यहाँ पे इलाका है टिकैत राय तालाब कॉलोनी, तो मेरा वहां पे ननिहाल हुआ करता था। बचपन से ही मैं वहां जाता था, तो पूछता था टिकैत राय कौन है, तो नानी और मामा बताते कोई बड़े आदमी थे। बात आई गई होगी, जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये टिकैत राय कौन है, तो उनको भी बहुत ज्यादा नहीं पता था। फिर उन्होंने, उर्दू के बहुत माहिर थे मेरे पिताजी, तो उन्होंने उर्दू की तमाम किताबों से देखा और बताया कि टिकैत राय तो बहुत बड़े कैरेक्टर थे। अब आप सोचिए ना, टिकैत राय ने क्या क्या काम किया, टिकैत राय को हम लोग को क्यों जानना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि लखनऊ की बात करूं, लखनऊ में एक राजा बाजार है, वो राजा टिकैत राय ने बनाया है ना। इसी तरह जो नखास की इतवार बाजार है, वो टिकैत राय ने शुरू कराई। जो चिकन की बाजार के रूप में स्थापित के, पहले नवाबों तक चिकन पहुंचता था, उसको बाजार में आम लोगों तक पहुंचाया, वो टिकैत राय थे। इसी तरह आगे बढ़िए तो जो टिकैत राय का तालाब है, वहीं पे शीतला माता का मंदिर है, उसका उद्धार उन्होंने कराया। इसी तरह वहां पे हैदरगंज मस्जिद है, वो उन्होंने बनवाया। टिकैतगंज की छोटी मस्जिद है। अब आप मुझे छोड़िए, मैं लखनऊ छोड़ ही देता हूँ। ये तो आपको लखनऊ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लखनऊ छोड़ दीजिए। लखनऊ क्यों छोड़ना? लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ की मैं हूँ, लखनऊ के हम सब हैं। हाँ, लखनऊ की, तो लखनऊ में यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, तमाम मंदिर बनवाए। इसके अलावा टिकैतगंज और टिकैत नगर नाम के जो मोहल्ले हैं, वो लखनऊ में है, काकोरी में है, बदायूं में है, कोलकाता में है, बाराबंकी में है। इसको भी आप भूल जाइए। मैं कहूंगा कि आप जो बिठूर है, बिठूर का जो सबसे महत्वपूर्ण घाट है, सबसे खूबसूरत पत्थर घाट, मुंडन होते हैं वहाँ और अन्य आयोजन होते हैं, वो टिकैत राय ने बनवाया। वहां पे जो बड़ा सा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, वो टिकैत राय ने बनवाया। वहीं पे जो बारादरी है, जिसको अभी आप लोगों ने खबर में भी चलाया था कि इसको पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा, वो टिकैत राय बनाया। मैं कहना उसको भी भूलिए आप। उसके आगे बढ़िए तो डलमऊ रायबरेली में वहां का जो घाट है, वो टिकैत राय बनाया। वहां संस्कृत पाठशाला बनवाई। 108 मंदिर, शिव मंदिर टिकैत राय ने बनवाए। इन सब को भी छोड़ दीजिए तो हनुमानगढ़। नहीं, मुझे ऐसा लगता है नवल जी, दिक्कत ये है कि हम लोग सैर सपाटे के लिए किसी जगह जाते तो हैं, ऐतिहासिक जगह, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक पत्थर होता है, उसमें उस जगह के बारे में, उसको किसने बनवाया है, किस सन में बनवाया, कोई नहीं पढ़ता है। वहां सिर्फ सेल्फी पॉइंट बने रहे हुए हैं और वहां सिर्फ लोग पिक्चर खिंचाने, इंस्टाग्राम पर डालने, अलग अलग सोशल मीडिया। अब ये वो दौर है, अब कोई नहीं पढ़ेगा बिल्कुल, कहाँ रायबरेली में आप गए थे, कहाँ गए थे, वो सब वो
जो जोड़े हैं वो वहाँ फोटो खिंचाएंगे, वैलेंटाइन डे कल ही गया है, वहाँ बैठ के वो आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं होगा कि वो किसका है और किसने बनवाया। बिल्कुल नेहा, इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जो हनुमानगढ़ी अयोध्या की है वो भी राजा टिकैत राय ने बनवाई। तो जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, और वो गंगा जमुनी तहजीब जो कही जाती है ना, जिसको पॉलिटिकली भी बहुत इस्तेमाल होता है, वो गंगा जो अवध का इलाका था वो गंगा जमुना के दोआब पे था, और यहीं से जो गंगा जमुनी तहजीब शब्द निकला है, जिनका जिक्र किया रवि जी ने, सफदरजंग, नवाब सफदरजंग ने 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी के लिए दान दी थी। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को पता होगा कि इतनी जो मेन जमीन है वो उन्होंने दान की थी, किसी को पता ही नहीं है। तो जो गंगा जमुनी तहजीब वहां से शुरू हुई, अब तक ये माना जाता है कि वो तो पहले के शासकों के बारे में प्रसिद्ध था कि वो सभी धर्मों को मानते थे। अकबर के बारे में भी यही था कि वो सभी धर्मों को मानता था, सभी धर्म की रानियां थी। शिया नवाबों ने जो काम किया है, उनसे बड़ा सेकुलरिज्म के लिए काम पूरी दुनिया में, खासतौर से इस्लाम के मानने वालों ने नहीं किया है। तो वो अद्भुत काम किया था। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो राजा टिकैत राय ने जितने काम करवाए, जितने मंदिर बनवाए, वो आसिफुद्दौला के दौर में बनवाए थे। तो जाहिर सी बात है कि आसिफुद्दौला की स्वीकृति थी तब बनवाए थे। तो चर्चा हम लोग की वही चल रही है कि जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मीर तकी मीर का नाम इन्होंने लिया। अब मीर तकी मीर, जिसके बारे में गालिब कहते थे कि एक तुम ही नहीं हो रेख्ता के उस्ताद गालिब, कहते हैं एक दौर में मीर हुआ करता था। तो जिस आदमी की इतनी बड़ी इज्जत हो, वो लखनऊ में अपने जीवन के अंतिम 28 साल काटता है और उसकी लखनऊ में मजार तक नहीं है। हुआ ये कि जहां पे उसका दफनाया गया था वहां पे अब इस समय सिटी स्टेशन है, बीच में कहीं पटरियों के बीच में मजार रही होगी, वो भी गायब हो गई होगी। तो कहा जाता ना कि मीर की जो मीर कहता रहता है ना कि क्या कहते हैं, आहिस्ता बोलो, अभी कहते कहते सो गया है। तो वो पटरियों में इंजनों की आवाज के बीच में फंस गए। मीर तकी मीर का एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब दिल्ली में वहां पे जब मुगलों के हालात बहुत खराब हुए, पैसा बहुत कम हो गया, तो आसिफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ शिफ्ट कर ली थी। उस दौर में आसिफुद्दौला चाहते थे कि ये सबसे बड़ा मरकज बन जाए, सबसे बड़ा स्टेशन बन जाए, जहां सबसे बड़े बड़े शायर हों, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हों, पूरी दुनिया की बड़ी इमारतों जैसी यहाँ इमारतें हों। तो मीर तकी मीर को लगा कि हम भी लखनऊ चले। तो जब वो लखनऊ पहले दिन आए यहाँ पे, तो उसी दिन उनको पता चला कि एक मुशायरा है। तो मुशायरे में मीर तकी मीर गए, लेकिन अब मीर तकी मीर दिल्ली वाले थे, तो वो अपने दिल्ली के अंदाज में थे। वो एक कपड़ा पहने थे, वो पैरहान जैसा था, मतलब ऊपर से लेके बॉटम तक एक ही कपड़ा। जूते ऐसे थे कि नोक उठी हुई थी, वो कपड़े को छू रही थी। अंदर एक पैजामा था, वो दिख नहीं रहा था। एक बेल्ट बांधे थे, उसमें एक रुमाल फंसाए हुए थे। उसके साथ उन्होंने दाहिनी तरफ एक तलवार लटका रखी थी, बाईं तरफ खंजर था। और ऐसा आदमी शायर मंच पे पहुंचता है तो मंच में नीचे से हल्ला होता है कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो जो शेर पढ़ने जा रहे थे मीर, उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने फिर उस पे कहा कि क्या बूदो पास पूछे हो पूरब के साकिनो। बूदो पास मतलब कि एड्रेस। क्या बूदो पास पूछे हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली था एक शहर आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब रोजगार के। उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़ी दयार के। तो मीर यहाँ पे आए, लेकिन उनके संग बड़ा संकट ही रहा। पहली बार जब उनकी टिकैत राय ने फिक्स कराई मुलाकात नवाब के संग, तो जब वो नवाब से मिलने का, मीर जो है अपने थोड़ा मूडी स्वभाव के थे, नवाब उस समय मुर्गे लड़ा रहे थे, तो पहली मुलाकात ही उनकी खराब हो गई। खैर उसके बाद उनको तो पैसे की जरूरत थी, उनको फिर एक बढ़िया घर दिया आसिफुद्दौला ने, वजीफा फिक्स किया उनके लिए। अब वो जो आसिफुद्दौला शेर सुनने के लिए जब बुलाते थे मीर को, तो वो जब वो मछली मारने जाते थे तब वो बुलाते थे। और फिर उसके बाद एक जगह जो शीश महल है वहां पे आके मछलियों से खेलते थे। उनकी आसिफुद्दौला की मछली भी बड़ी वीआईपी टाइप की होती थी। उनकी जो है सोने की नथ पहनी हुई मछली होती थी उनकी। हाँ, ये क्या भला है? मतलब जो मछली डाली जाती थी उनको सोने की नथ पहनाई जाती थी, क्योंकि नवाब साहब की मछली है तो वो उसी में तैरती। तो वो डंडी से अपना खेलते रहते थे। एक बार मीर साहब शेर सुना रहे थे, और शेर सुनाते सुनाते तीन चार शेर हुए तो रुक गए। तो नवाब साहब ने कहा कि आप आगे सुनाइए। तो उन्होंने कहा हुजूर की तवज्जो मिले तो आगे सुनाए। तो कहे कि जब शेर में दम होगा
तो तवज्जो भी दी जाएगी। तो उसके बाद से आसिफुद्दौला के पास आना जाना कम हो गया, और जब तक टिकैत रहे थे मीर का वजीफा जारी रहा। लेकिन हुआ यह कि मीर को उस समय तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो बादशाह होता था उसी की चलती थी, और बादशाह को जो नहीं पसंद है तो उसकी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अब आज के दौर में तो सबको पता रहना चाहिए ना कि गालिब जिसकी इज्जत करते थे वो मीर लखनऊ में अपना जीवन अंतिम समय गुजारा। इतिहास तो कहीं ना कहीं अगर आप जैसे लोग ना हो तो कहीं दब जाएगा, कहीं कुचल जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो मैं युवाओं को देखती हूँ किसी का इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है। अब यूट्यूबर्स की जमाना है, और उसका भी जो कंटेंट होता है वो तो आपने देख ही लिया होगा आजकल क्या चल रहा है, तो उसका कोई माई बाप नहीं है। तो इतिहास अगर आप जैसे लोग ना हो तो जिंदा भी ना रहे, किताब के माध्यम से जिंदा है, वो आपकी किस्से कहानियों, किस्सा गोई, इन सब के माध्यम से जिंदा है। मुदस्सर जी से मैं सवाल करूंगी, क्योंकि आप एक फूड एंटरप्रेन्योर हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का आपने खाना देखा है। मैं अक्सर लोगों से जब मैं बाहर जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं लखनऊ की बिरयानी बहुत पसंद है। ऐसा क्या खास है लखनऊ की बिरयानी में? सब जगह हैदराबाद की बिरयानी भी होती है, हमने यहाँ भी खाई वहाँ भी खाई, क्या खास है? तो मैं कहती हूँ कि जो फ्लेवर आप यहाँ की बिरयानी में पाते हैं या देखते हैं वो कहीं मुझे और नहीं। ये इसलिए नहीं कि मैं लखनऊ से हूँ, तो आप बेहतर समझा सकते हैं कि क्या है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, ये माशी बिरयानी क्या होता है? और जो लोग वेज बिरयानी कहते हैं ना, मुझे उनसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेज जैसी कोई चीज ही नहीं है बिरयानी, मतलब हमने इसको चेंज किया है, इस मोनोपोली को चेंज किया है। जैसे पहले लोग बोलते थे कि वेज बिरयानी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने वेज बिरयानी का इन्वेंशन किया है। अरे बिरयानी शब्द ही नहीं आता है वेज के साथ, बिरयानी शब्द आया है मुगलों के टाइम से, और वो भी जो डेग में बिरयानी बनती थी गोश्त से, यहाँ तक कि चिकन भी उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। जी जी जी। तो वेज बिरयानी उसको पुलाव कहिए ना। जी जी, पुलाव, यखनी पुलाव, उसको आप तहरी कहिए, उसको यखनी पुलाव बोला जाता है। इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बोल लीजिए। राजा टिकैत राय जो थे उनकी वाइफ का नाम रुक्मणी था, और नवाबों के जो खाने होते थे नॉनवेज के बहुत पसंद किए जाते थे, और बहुत सारे वेजिटेरियन आप जानते हैं कि ब्राह्मण भी बहुत सारे लखनऊ में रहते हैं। तो वहां पे ये हुआ कि भाई ये कबाब की बात होती थी, वहां से रानी रुक्मणी की किचन से बहुत सारे वेज डिश निकले। इसके अलावा उस समय जो यहाँ का रेजिडेंट था रिचर्ड चैरी, तो वो भी उसकी वाइफ जो थी मार्था, वो रानी रुक्मणी से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो वहां पे ऐसे भी खाने बनाते थे जो कि यूरोपियंस को अच्छा लगे, तो वो तरह तरह के वहां खाने बनते थे। मेरी तो लड़ाई सिर्फ बिरयानी शब्द से है। हाँ, बिरयानी मेरी भी लड़ाई है। बिरयानी असल में ये ईरान का एक वर्ड है, बिरिंज करके, ठीक है ना? एग्जैक्टली, ये बिरयान इसको पहले बोला गया था, और फिर ये मुगल इसको लेकर के आए, लेकिन इसको लखनऊ में काफी रिफाइनमेंट हुआ, और लखनऊ के जो यहाँ के खानसामा थे उन्होंने काफी चीजों को अपडेट किया। वो दरदरापन जबान पे ना आने पाए, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रेवी फॉर्म में वो आए, और यहाँ के मसालों को पहले कूट कर, पीस कर, छान कर, बड़े मोहब्बत से, बड़े अदब के साथ उसको बनाया जाता है। और लखनऊ की शान ये है कि देखिए, लखनऊ में आप किसी भी गली में जाएं, अगर एक यहाँ पर एक एरिया है उसको बोलते हैं बावर्ची टोला, आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको जितने भी घर हैं, जितने भी, वहां पर आपको एक बावर्ची हर घर से आपको मिलेगा। और आसपास की जितनी भी गलियां लखनऊ में है, हर गली से आपको बावर्ची ऐसा एक टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आपको बिरयानी की खुशबू, आपको कुलचे निहारी की खुशबू, आपको मतलब एक तरह से एक फ्लेवर, आपको महक, आपको हर गली से आपको सुनाई, मतलब आपको लगेगा कि हर जगह पे बिरयानी बन रही है, हर जगह पे निहारी बन रही है, और हर जगह पर एक अजीब सा एक टेस्ट आपको महक महसूस होगी। देखिए, एक मिनट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, दो इट इज नॉट माय टर्न एंड इवन आस्क मी, बट मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा मैं एक दो सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये गलतफहमी आप लोग कतई ना पालिए कि बिरयानी लखनऊ की मशहूर है। बिरयानी हैदराबाद की मशहूर है। जी जी जी, हैदराबाद की मशहूर है। और पहली बात, आप बहुत सी जहां पर ये बिरयानी और लखनऊ, बिरयानी लखनऊ कहा गया, वहीं पर सारी हिस्ट्री गलत हो गई। अब्दुल हलीम शरर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मिलता है, वो उनका कहना है कि लखनऊ के अंदर बिरयानी को बहुत लद्दड़ चीज माना जाता था। इसका रीजन क्या था कि लखनऊ के बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते थे। लद्दड़ शब्द ना ये यहीं का है सर। आप मैंने कई बार ये लद्दड़ शब्द का इस्तेमाल किया। आप जाड़ा बोल दीजिए, दिल्ली में जाड़ा बोल के देखिए, आप लोग आपकी टांग खिंचाई कर देते हैं। जाड़ा क्या होता है? आप मेरी बात कंप्लीट किया, वरना फिर लद्दड़ पे बात होगी आधा घंटे तक हमारी आपकी। मैं जो बिरयानी पे बात कर रहा हूँ इस समय, बिरयानी जो है लखनऊ के अंदर, लखनऊ का पुलाव फेमस था,
लखनऊ के अंदर पुलाव का 10-12-15 ढंग के बनते थे, और लखनऊ बिरयानी और उसके अंदर जो बेसिक फर्क है कि पुलाव के अंदर मसाले बहुत कम पड़ते हैं, ये बहुत बताएंगे। कम पड़ते हैं। देखिए, और बिरयानी बहुत ज्यादा पड़ते थे। लखनऊ I'm फेमस not तीन your चीजों के हाँ, लिए, आप बोलिए। लखनऊ फेमस 3 चीजों के लिए। नंबर 1 पे आपका आता है गलोटी कबाब। आपको पता है लखनऊ की जो पूरी स्टोरी है वो नवाब वाजिद अली और नवाब आसिफउद्दौला के बीच में ही घूमती है। हालांकि इसके बीच में भी इनके आसिफउद्दौला के चचेरे भाइयों ने भी सल्तनत को संभाला, लेकिन नवाब वाजिद अली जो थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, और पान और तंबाकू खा करके इनके दांत वगैरह सब चले गए थे। तो इनको बड़ा शौक था कि इन्होंने क्या किया, खानसामाओं की पूरा मीटिंग किया कि इन्होंने आसपास बाराबंकी, गोरखपुर, आसपास फैजाबाद, यहां से खानसामाओं को बुलाया कि आप लोग आइए और मुख्तलिफ किस्म के कबाब बना करके हमको बताइए। तो लोगों ने मतलब हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, कोई गलोटी कबाब बना रहा है तो कोई मतलब अलग अलग तरीके का कबाब बनाया, जिसमें इन्होंने जो अप्रूव किया वो गलोटी कबाब को किया, क्योंकि ये जबान पे घुल जाने वाला एक टेस्ट था, और अगर दांत नहीं भी है तो भी इसको लोग आराम से खा सकते थे। जी जी जी। अच्छा, ये बिरयानी की बात आपने की तो एक आपको जानकारी दे दूं, जब अकाल पड़ा था और जहाँ पे आपको पता होगा जब कहा गया था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला, ये तो बिल्कुल जो सेंटेंस है, आप लोग लखनऊ वाले अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि जिसको ना दे आसिफउद्दौला उसको दे, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये केवल कुछ चमचों ने जो कुटियर थे उन्होंने कर दिया था। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट आया था तो वहां पे कोऑर्डिनेट करने वाले तो दूसरे लोग थे, क्योंकि वो उस समय नवाब हुआ करते थे, उनके तमाम चमचे हुआ करते थे, वहां से सब निकला है। लेकिन मैं बिरयानी का जिक्र कर रहा था कि जो वहां पे काम करने मजदूर आते थे उनके लिए, हाँ, जो उन मजदूरों के लिए वहां खाना बनता था, रकाबदार भी बोलते हैं, रकाबदार खानसामा बोला जाता है। बहुत बड़े पतीले में जो है पूरी चीजें भर करके, मतलब मटन और सब्जी और चावल, और उसको आटे से सील कर दिया जाता था। तो एक बार आसिफउद्दौला वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो है कहा कि भाई अच्छी खुशबू आ रही है, उसको खाएं। तो खैर उनके लिए जो चेंजेस उनके शेफ करते थे उस तरह से चेंज किया गया, और उन्होंने खाया तो उनको बहुत पसंद आया, और तब से ही दमपुख्त बिरयानी जिसको कहा जाने लगा है, तब से ये चर्चा में आई। यहाँ पर दमपुख्त बिरयानी नहीं, यहाँ पर देखिए दमपुख्त पुलाव, यखनी पुलाव, ये जो बैठे हुए हैं ये एक्सपर्ट फूड हैं। जी जी। तो मैं इनकी बात पहले मानूंगा, अपनी बात मैं अभी आपको तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, बाद में मानूंगा। हैदराबादी बिरयानी, अवधी बिरयानी और कोलकाता बिरयानी में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ये यहाँ की पब्लिक जानना चाहती है कि ये बिरयानी है क्या। देखिए बताइए प्लीज। देखिए मैं बताऊं, लंच टाइम हो रहा है वैसे भी लोगों जी के पेट में। नवाब वाजिद अली ने जिस बिरयानी को अप्रूव किया था, जिस गलोटी कबाब को, वो लखनऊ का था, और लखनऊ का जो पुलाव जिसका नाम उसको यखनी पुलाव बोलते हैं। इनको जब 1890 में जब अंग्रेजों ने यहाँ से हैदराबाद भेज दिया, मटिया ब्रुज करके एक जगह है कलकत्ता में, वहां पे ये चले गए। तो वहां जाने के बाद इनकी फौज बहुत बड़ी थी और पैसों की थोड़ा सा किल्लत थी। हालांकि नवाब आसिफउद्दौला बहुत पैसे वाले थे, लेकिन नवाब वाजिदउद्दौला के पास उतना पैसा नहीं था और उनकी फौजें बहुत बड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फौजों के लिए 8,000-7,000 फौजें थी, तो इनके लिए क्या किया जाए, अब चिकन मटन उस टाइम इतना इजिली अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने अपने मजदूरों के लिए आलू उसमें डाला कि भाई अब आलू डालिए ताकि सब लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हम एफोर्ड भी कर सकें और इजिली हर तक तकसीम हो जाए सारी बिरयानी। तो वहां से कलकत्ता बिरयानी में आलू का इजाद हुआ, और वहां के लोग आज भी अगर आप जाएं तो आज भी अरसलान शिराज वहां पे आलू डाल करके बिरयानी दिया जाता है। कलकत्ता के हर गली में आपको आलू वाली बिरयानी मिलेगी, और लेकिन जिसका इन्वेंशन आपके नवाब वाजिद अली ने किया हुआ है। रवि जी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द नवाब्स ऑफ लखनऊ, इसके शोध में क्या कुछ एफर्ट लगा आपका और कितने साल तक ये शोध चला? देखिए, एक यहाँ पर मैं शोध के पहले एक बात ये बता दूंगा कि इतिहास जो होता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कि इतिहास को कौन इंटरेस्ट लेता है, जितना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उतना आदमी को याद रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेरे किताब लिखने का बेसिक रीज़न ये था कि क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन वॉज इन सर्कुलेशन, और इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन में वो है कि सबको लगता वही इतिहास है। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो पता लगा उसमें से 90% गलत था, जो कि आप लोगों को सबको मतलब सबके जबान पे ये इतिहास है। अच्छा, मैंने आज यहाँ से कोई गलत बात बोल दी, यहाँ जितने बैठे सुने वो जाके आगे बताएंगे, उसके आगे बताएंगे, 5 आदमी बता देंगे, वही कहेंगे इतिहास हो गया। तो ये भी बहुत है, जितना कंट्रीब्यूशन अच्छे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को सही करने में लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा अधकचरे जो इतिहासकार हुए थे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो हुए थे उनके मैं नाम भी बता सकता हूँ, उन्होंने हिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी और वही से सबके सामने घूम रही है।
जैसे कि आपको नहीं, जैसे हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है रवि जी। देखिए, हिस्ट्री में नहीं, किस सब्जेक्ट में नहीं होता, आप हमको पता है। कभी आता घी दूध खाना चाहिए, कभी आता घी दूध नहीं खाना चाहिए। कंट्रोवर्सी तो होना एक बहुत ही कहना चाहिए हेल्दी साइन है किसी सोसाइटी के अंदर। अगर इफ यू डोंट एग्री, अगर हमसे ये लोग एग्री नहीं करते, आप एग्री नहीं करती, तो मैं उसको बहुत हेल्दी साइन मानूंगा। वरना तो बिल्कुल ही हर चीज मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं इसी रंग से, वो भी तो कंट्रोवर्सी है। बट एट द सेम टाइम any fact which is being endorsed by other historians also. Even आपने, मैं वक्त कम इसलिए आपको लोगों को मतलब I don't want to take that level. Yes, समय। फरिश्ता हिस्टोरियन का नाम आपने सुना है? हिंदुस्तान ईरान का फरिश्ता जो हिस्टोरियन होता है, फरिश्ता होता था वो। दे यूज टू मतलब आज के जैसे जो बेस्ट है, जैसे रामचंद्र हुआ है या आपको हबीब साहब हैं, इन के नाम हुआ करता था। फरिश्ता ने गलत लिखा हुआ है, पद्मावत के बारे में उसने गलत लिखा हुआ पर। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, चाहे आप हिस्ट्री की लीजिए, यहाँ अवध की हिस्ट्री। अब यहाँ देखिए, लखनऊ के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को है। मैं कभी शेरवानी, आज भी मैं शेरवानी पहन के आने वाला था, फिर मैंने कहा मुझे लगा धूप में बैठा लेंगे आप मेरे को, तो मैं नहीं पहन के आया। उसके लिए माफी है, शेरवानी हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा गर्मी। लेकिन आप शेरवानी में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने शायद दूसरे कपड़े में नहीं। अब आप गौर करिएगा कि शेरवानी को भी लोग लखनऊ से एंटीफाई करते हैं। जहां बात है अरे शेरवानी यार, लखनऊ की शेरवानी, भैया लखनऊ का ना पुलाव है ना लखनऊ की शेरवानी है। शेरवानी हैदराबाद की अगेन, लेकिन लखनऊ को पुलाव है। एक मिनट, पुलाव नहीं, बिरयानी पुलाव लखनऊ का है, पुलाव लखनऊ का है। अगर मैंने पुलाव हमने तो तहरी सुना है, हमारे घर में तो तहरी बनती है। बिरयानी लखनऊ की नहीं है, पुलाव लखनऊ का। भाई मैंने कह दिया, लिख के दूं? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको जो बिरयानी जो है, जैसे क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो अंगरखा था और चपकन था, उसके फ्यूजन से बनी थी, करना चाहिए, बनाया गया था यहाँ पर। और वो हैदराबाद में जाके शेरवानी स्टेट हो, यहाँ पर पहनी जाती थी अचकन। अचकन में फर्क क्या है दोनों के अंदर, उसको बताने में कहिए 2 मिनट में बता दूं दोनों में फर्क क्या है। अचकन जो होती है यहाँ से बहुत टाइट होती है और यहाँ से गोल होती है हल्की सी। मैंने बचपन उसको पहने हुए लोगों को देखा है। अब आते हैं, आपने कहा वो इंफॉर्मेशन कितनी गलत। अब अक्सर लोग मुझसे बोलेंगे कि साहब वाई अली शाह के 365 बीबियाँ थी। अरे यार, ये बेसिकली के घूम रहे हो यार। नवाब आसिफ, जैसे इन्होंने भी बोला, एक बहुत ही सर्कुलेशन में गलत नहीं बोले। नवल भाई हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत अपना ओरिजिनल इनका काम किया हुआ है। पर यह है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला, है ना। इसका मैं तो विरोधी और बस का बताऊंगा भी। अच्छा एक मिनट, तो मैं नहीं, आप ठीक बताएंगे। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो चमचे लोग थे, कुटियर्स, जितनी गवर्नमेंट आती हैं आपने इंडिया के अंदर भी और यूपी के अंदर, बिहार कहीं भी, तो उनके जो चमचे होते हैं, कहीं कोई नए नए शब्द क्वाइन कर लेते हैं, नहीं कर देते हैं, उसके बाद भी वही होने लग जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना यहाँ आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा लखनऊ के बारे में। थोड़ा सा बाकी तो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। लखनऊ का जो लिटरेरी लेवल था वो कितना ऊंचा था, आप ये देखिए। इन्होंने जो बोला, जैसे मीर तकी मीर वहाँ से आए नहीं थे। मीर तकी मीर को आसिफ उद्दौला के साले सफदरजंग थे, उसकी बहू जो थी, वाइफ का नाम था बहू बेगम शोद्दौला के, और वो मुंह बोली बेटी थी आपके दिल्ली के बादशाह की। तो उनको बराबर बुलाया जा रहा, आ नहीं रहे थे सफदरजंग। जब वो यहाँ पर ये लोग आए तो यहाँ पर उनको वो आना ही चाह रहे थे क्योंकि वहाँ स्थिति खराब थी, लेकिन सफदरजंग के कांटेक्ट में आए। अरे भाई, और उनसे मिलवाने वाले टिकैत रहे। चलिए अब कंट्रोवर्सी पे ना बात करिए, वरना मेरे को भी बहुत बोलना पड़ेगा, तो मैं नहीं बोलूंगा उस पर ज्यादा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर लखनऊ का लेवल जो था, यहाँ का लिटरेचर का इतना बड़ा था कि उर्दू लिटरेचर के अंदर अब तक 4 शायर हुए हैं सबसे मशहूर। उनका नाम क्या है सब लोग जानते होंगे। पहला आपको मिर्जा गालिब का नाम तो हर एक को मालूम है, मीर तकी मीर, मीर अनीस और आतिश, और उसका मिर्जा गालिब। और आपको जान के खुशी होगी और आप लोग चाहें तो ताली बजा देंगे इसके बाद में कि 4 में से 3 लखनऊ के थे। मीर तकी मीर लखनऊ के थे, मीर अनीस लखनऊ के थे, और आपके आतिश, ख्वाजा हैदर आतिश, ये लखनऊ के थे। और गालिब जो थे वो थे आपके दिल्ली के। और गालिब के बारे में भी कुछ जो उर्दू लिटरेचर के क्रिटिक्स हैं, उनमें एक है राम बाबू सक्सेना जिसने लिखी बुक हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, और दूसरे जो हैं जौहर, वो है ही वॉज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन एज वेल। ये लोग कहते हैं वो 3 भी थे, 3.5 भी थे, 4 भी थे। इवन मिर्जा गालिब को वो लोग जो आर्ट क्रिटिक है, देखिए पॉपुलर होना एक बात अलग होती है, और जो आपको उस विषय के विशेषज्ञ हैं वो कैसे लेते हैं। तो एक कमेंट, क्योंकि अब वक्त की थोड़ी सी कमी है, चलते चलते किस तरीके से हम लखनऊ की तहजीब, नफासत, नजाकत को सहेज कर रख पाए आज
के दौर में। आपके हिसाब से मुदस्सिर जी, क्या हम मुगलों के समय का जो टेस्ट था, जो उस समय के व्यंजन थे, वही सेम फ्लेवर क्या हम सहेज पाए हैं? बिल्कुल, देखिए मुगलों के टाइम के बाद से काफी जो खानसामा थे उन्होंने क्या किया कि अपना अलग अलग काउंटर बना रखा है। आप आज भी अगर अकबरी गेट पे जाएंगे तो वहां पर छोटे छोटे बिरयानी के स्टॉल लगे हुए हैं, काउंटर लगे हुए हैं, और वही बिरयानी जो आज से 150-200 साल पहले बनती थी वो आज भी मौजूद है। और मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाया कि लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में फर्क क्या है। देखिए जो लखनऊ की जो बिरयानी होती है उसमें एक चस्प होता है, वो उसमें बोन मैरो और उसके अंदर दही बलाई इसको मिला करके यखनी बनाई जाती है। इसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, इसको छाना जाता है और यखनी को बड़े मोहब्बत से बनाया जाता है। यहाँ के जो खानसामा है वो अपना बेस्ट देते हैं बिरयानी को बनाने में। और चावल में फरारापन होता है, अगर आप चादर पे चावल फैला दें तो चावल एक एक दाने अलग अलग हो जाएंगे। तो ये लखनऊ की बिरयानी की खासियत है। अगर आप हैदराबादी बिरयानी के पे जाएं तो हैदराबादी बिरयानी मसालों वाली होती है, उसमें कच्चे गोश्त की बिरयानी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो मैरिनेशन होता है वो मसालों का होता है, थोड़ा सी स्पाइसी होती है। लेकिन अगर लखनऊ बिरयानी की बात कुछ चॉइस दीजिए, कौन सी खाएंगे आप? मैं हैदराबादी खाऊंगा। मैं तो अपने शहर की खाऊंगी। जी जी, नहीं हाँ, बिल्कुल। मैं आपका एक पहले क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। देखिए रवि जी मेरे तो को जो मिलेगी वो खाऊंगा। इनको देखिए कोई हम choice लोग है। देखिए यहाँ पर 3 तरह का आपने ऑडियंस जो है। बात कही ना कि यहाँ पे आप कल्चर और फूड को, हाँ, ये हमारे डीएनए में है। और मैं आपको बताऊं, एक जो शुजाउद्दौला थे जिनके बेटे आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला क्या 6 किचन थे। एक मुख्य किचन था जिसका 60,000 रुपए उस जमाने में जो है खर्चा आता था। इसके अलावा दूसरा किचन उनका एक और था जो शाही किचन कहलाता था। इसके अलावा जो नवाब बेगम थी, हाँ, उनका एक किचन था जो उनकी मदर थी। और उस चौथा किचन, हाँ, पहले नवाब बेगम बताया, चौथा किचन बहू बेगम का था। और 5वां और 6ठा जो उनके साले हुआ करते थे, एक सालार जंग थे और एक अली खान थे। तो ये 6 किचन थे और 6 किचन के खाने अलग अलग दिन शुजाउद्दौला को सर्व किए जाते थे। और उसका एक तरीका भी था कि जहाँ से जिस किचन से खाना बनता था तो वहाँ से खाना निकल के पैक होता था बाकायदा, उस पर सील लगती थी कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो वहाँ पे ये डीएनए में आज तक हम लोग के बना हुआ है। तो आज तक हम लोग खा रहे हैं। और तो अब तो इन्वेंट ये भी हो चुका है, वेज बिरयानी भी खा रहे हैं और जो है वेज कबाब भी खा रहे हैं। आपत्ति है वेज बिरयानी। नहीं, वेज बिरयानी नेहा जी मैं आपको खिलाऊंगा। आपको, आप अगर लखनऊ मैं में तो मैं वेज आपको कुछ खा ही नहीं सकती, वो भी वेज बिरयानी तो कब दूर की बात है। जी जी जी। खैर नवल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो नवाबों की पूरी विरासत थी और जिस तरीके से आपने भी समझाया, रवि जी ने भी समझाया, क्या कभी खाने को लेकर नवाबों में इतना ज़्यादा क्रेज हो, इतनी ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्टॉन्च हो या माइंडसेट एकदम फिक्स हो कि वो इतर भी नहीं होते थे, मतलब ज़रा सा भी इतर नहीं होते थे? जो टेस्ट कल खाया है वही आज खाएंगे और वही परसों भी खाएंगे, कल भी खाएंगे। इसमें 1 मिनट का छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि टिकैत राय की किचन भी फेमस थी। और आसिफुद्दौला क्या अक्सर जो उनकी वाइफ थी टिकैत राय की, रुकमणी के बनाए हुए कबाब जाते थे, नॉनवेज कबाब। तो एक बार फिर गए वहां पे, तो नवाब साहब खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं और से लाए हैं क्या टिकैत राय जी जो कबाब? राजा साहब बोलते थे उनको कि राजा साहब कहीं और से कबाब लाए हैं क्या? तो कहने नहीं, ये तो मेरे घर के ही कबाब है। तो कहीं नहीं, कुछ फर्क है। और फिर वो घर गए तो उन्होंने रानी रुक्मणी से पूछा कि ये जो कबाब थे ये किसी और ने बना दिए क्या? तो कहने नहीं, मेरा हाथ जल गया था तो फिर मैंने खानसामों को लगाया था। तो इस लेवल का वो लोग टच रखते थे कि खाने में जरा भी दाएं बाएं हो तो उनको पसंद नहीं आता। जैसे आपने कहा ना कि वेज मतलब कुछ नहीं, तो लखनऊ वाले अपनी चीजों पर रिजल्ट है खाने पीने में। मुदस्सिर जी जी, मैं ये कह रहा था, देखिए नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको खाने का बहुत शौकीन था। अगर आप उस वक्त के हिस्ट्री को अगर आप निकालें तो आसिफुद्दौला साहब थे, उनको खाने का शौक नहीं था, उनको इमारतें बनाने का था, हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनाने में। जैसे इन्होंने रूमी गेट बनाया, बड़ा इमामबाड़ा बनाया, तो इनका शौक था लखनऊ को सजाने का। लेकिन नवाब वाजिद अली का शौक था खानों का। तो ये खानसामाओं की मीटिंग करते थे, यहाँ तक कि हाजी मुराद अली जो टुंडे कबाब के जो मेन ओनर रहे हैं, जो आज थर्ड जनरेशन काम कर रही है, उस्मान भाई काम कर रहे हैं, तो इन्होंने हाजी मुराद अली को भी बुलाया कि भाई सुना है कि उनका एक हाथ कटा हुआ था पतंग उड़ाते वक्त, वो टुंडे हो गए थे उनका एक हाथ, तो उनको टुंडे बोला जाता है जिसको एक हाथ होता है। तो वो उसी टुंडे के नाम से ही टुंडे कबाबी एक रेस्टोरेंट बना आगे चल करके। तो वाजिद अली साहब टुंडे कबाबी के जो ओनर हाजी मुराद अली, उनके हाथों का गलोटी कबाब खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। बाकायदा वो उनको बोलते थे, मैसेज जाता था कि भाई आज वहां से कबाब बनकर के आना चाहिए। और धीरे धीरे ये आगे चल करके टुंडे कबाब में इसका जन्म हुआ, टुंडे कबाब बन गया। एक बात छूट जाएगी, जो आसिफुद्दौला के लिए कहा जाता है ना, जिसको देख मौला वाला,
आसिफुद्दौला के पास अंग्रेजों का बहुत बार बार आप वो कह रहे हैं, रवि जी बहुत- नाराज हो सुनिए, जाएंगे। बहुत बार बार आप सुनिए बोल तो, जाते हैं। बहुत ज्यादा छोड़िए। मेरी बात तो सुनिए, बहुत ज्यादा कर्जा था उनके ऊपर अंग्रेजों का, जो धीमे धीमे चुकता कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा आक्रमण के लिए सेना भेजी थी अपनी माँ और अपनी दादी के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ मिल करके, और उनसे पैसा जबरदस्ती लेकर आए अच्छा थे। ये बताइए, जो नवाब वाला कॉनोटेशन है ना, ये बड़े नेगेटिव सेंस में, अरे नवाब चले गए, नवाबियत छोड़ गए, बड़ा नवाब समझता है अपने आप को। नवाब के मतलब क्या होता है मालूम आपको? हाँ, तो ये नेगेटिव सेंस में क्यों आता है रवि जी? नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं आता है ये, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव सेंस में लखनऊ में लिया जाता है। अरे नवाब साहब है, बड़े नौबी तबीयत का आदमी है। नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप लखनऊ से बाहर निकलिए। नहीं, आप नवाब जो है, मेरी बात सुनिए, नवाब लखनऊ जो की है अमीरी से जलते हैं। हाँ, लखनऊ एग्जैक्टली, नवल भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली नवाब जो है अरबिक वर्ड है, ये जो इट इज द प्लूरल ऑफ, ये इट इज जैसे डेप्टी जो होता है, बिकॉज अकबर जो था, अकबर हैज डिवाइडेड दिस किंगडम इन 12 प्रोविंसेस, हर 12 प्रोविंसेस में उसने डिवाइड किया था, और हर प्रोविंस को जो सूबा कहा जाता था, और उसके अंदर अपना एक नायब, जैसे नायब दरोगा होता है, नायब तहसीलदार होता है, वैसे ही एक नायब उसने अपॉइंट किया था। तो नायब इटसेल्फ जो है वो सिमिलर है, और नवाब प्लूरल है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हर एक को नवाब कहा जाने लग गया। तो ये नवाब वर्ड वहां से बना है। अब आपकी जो दिक्कत, आपका कॉनोटेशन नेगेटिव है। आप लखनऊ में जितने लोग पूछे यहाँ बैठ लीजिए, सब इसको पॉजिटिव मानते रहे, बहुत नौबी तबीयत का आदमी है, क्या नौबी मिजाज है इनके। नवाब वर्ड इज सिग्निफाइज द लग्जरियस लाइफ। नेहा जी, मैं एक बात आपकी काट के चलते बोलूंगा, चलते बस ये आपका आखिरी लास्ट बात। कमेंट, क्योंकि जी, जी। समय में देखिए, इतनी नवाबों इजाजत का देता है। एक ऐसा दौर था कि जब 18वीं सदी में जब अंग्रेज जब लखनऊ में आए, और जब इन्होंने वाजिद अली शाह की तरफ जब आए, इन्होंने धावा बोला कि भाई इनको भगाया जाए यहाँ से, तो नवाब वाजिद अली शाह एक जूता पहन के बैठे हुए थे, मतलब जूता नहीं पहन पा रहे थे, नंगे पैर बैठे हुए थे। वो नवाबियत उनका मशहूर है। तो अंग्रेजों की टीम ने पूछा कि भाई आप भागे क्यों नहीं? सब भाग गया, आपका सर्वेंट भाग गया, आपका खानसामा सारे भाग गया, आपकी बीवियां भागे, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हमारी एक हम नवाब हैं और हमें जूता पहनाने वाला कोई नहीं है। तो वहां से नवाबियत चली आ रही है। मैं यहाँ अगर मैं इस समय नहीं बोलूंगा, दिस विल बी अ क्राइम। नहीं असहमत नहीं, जिससे ये क्राइम होगा। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, ये क्राइम होगा अगर इस समय मैं नहीं बोलूंगा और खाली यहाँ की डिसेंसी को बनाए रखो। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कभी भी नवाब वाहिद अली की लड़ाई हुई नहीं यहाँ पे। जिस समय आप बात समझिए, यही तो चक्कर है ना, यहाँ से मंच से बैठे कोई कुछ भी बोल देता है, बाकी सब लोग वही स्टोरी लेके यहाँ लड़ाई नहीं हुई। बात सुनिए यार, ये बात सुनिए थोड़ी सी। अपनी आपकी बहुत इज्जत है, आपको दूसरे बोलने के लिए जाना होगा। कभी भी यहाँ पर नवाब वाहिद अली शेख के बारे में बिल्कुल झूठी बात है। अंग्रेजों ने कभी उनके महल पे धावा ही नहीं बोला, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट। यहाँ पर जो इनकी जो ट्रीटी हुई थी, ही डिडंट वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ। जब वो जिस समय की आर्मी यहाँ पर आ रही थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने रसद भेजी थी उनको, और उसके बाद जिस समय ये अंदर आते हैं तो अपने जितने भी सेंट्री थे सबसे कहते हैं वेपन रख दो। तो भागने का सवाल कहाँ से उठता है? ये बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्ती की स्टोरी बना दी है। चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। कहाँ बहुत अच्छा सेशन रहा, और मेरी कई सारी यादें भी ताजा हो गई। जितनी हिस्ट्री मुझे नहीं आती थी वो भी आज पता चल गई। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, नवल जी और मुदस्सिर जी, आप सभी का। जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमान के लिए। मैंने बोला कि नवाबों का जिक्र हुआ कि नवाबियत कहाँ से आई।